मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी को देखा, कुछ हमने हिस्ट्री की बहुत सारी कहानियों को सुना, प्लस इसी के साथ हमने ऐसी बहुत सारी इनहेरिटेंस की एंशिएंट थ्योरीज़ के बारे में बात की, डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में बात किया। हमने अरस्तु के बारे में बात की जिन्होंने ये बताया था कि फीमेल जो है वो एक इनर्ट मास की तरह काम करती है और लाइफ को आगे बढ़ाने का काम केवल और केवल मेल गैमीट या मेल सीमेन में ही होता है। फिर इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने बताया कि नहीं भाई, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही पेरेंट इक्वली डिपेंडेंट होते हैं या इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफ को। अगले साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे के बारे में हमने बात की। उन्होंने बताया कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एग से प्रोड्यूस होते हैं और जो स्पर्म्स होते हैं या सीमेन होता है वो सीमेन काम करता है एक वाइटलाइजिंग लाइफ के लिए। प्लस लास्ट में हमने जिस साइंटिस्ट की बात की जिन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए, जिनका नाम था लीवेनहॉक, जिन्होंने बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइन्यूट सेल्स की डिस्कवरीज भी की हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी उनकी स्पर्म थी जिन्होंने मेल गैमीट को डिस्कवर किया। प्लस इसी के साथ ऐसे बहुत सारे ह्यूमन के अलावा और भी बहुत सारे मैमल्स के इन्होंने गैमीट्स की स्टडी की और उन्होंने इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एनिमल्क्यूल्स कहा था। यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इन एंशिएंट थ्योरीज को फिर से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से हमारी सेकंड जो थ्योरी है वो थ्योरी है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी हमारी क्या है? प्री फॉर्मेशन, भाई नाम से ही ऑलमोस्ट हमें समझ में आ रहा है। प्री फॉर्मेशन मतलब जिसका किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन जो है वो पहले से हो चुका होता है। क्लियर? अब किसी भी चीज़, क्या हम लाइफ पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो हम लाइफ का फॉर्मेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो ये जो थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्वामरडम, जिन्होंने ये बताया कि भाई मैंने मेल गैमीट की स्टडी की और उस मेल गैमीट में मैंने क्या देखा भाई, मैंने एक छोटे से ह्यूमन की प्रेजेंस को देखा है जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली एक छोटा ह्यूमन जैसा दिखाई देता है। क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा कि भाई स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है, इस स्पर्म की स्ट्रक्चर में इसके टॉप पर इन्होंने एक ह्यूमन जैसी स्ट्रक्चर को देखा। भाई ह्यूमन जैसी स्ट्रक्चर मतलब इनका ये कहना था कि स्पर्म के पास जो है, स्पर्म के पास लाइफ को आगे बढ़ाने वाला मॉलिक्यूल या पहले से ही बनी बनाई लाइफ जो है वो स्पर्म के पास प्रेजेंट होती है। क्लियर? स्पर्म के पास प्रेजेंट होती है, जिसे ये स्पर्म जो है मेल से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फीमेल बॉडी एक इसे इंक्यूबेटर की तरह कुछ मंथ के लिए अपनी बॉडी में रखती है और फिर उसके बाद लाइफ को आगे बढ़ाने का या लाइफ को डिलीवर करने का काम करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका भी मानना यही था कि भाई जो लाइफ है, जो लाइफ डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो केवल और केवल मेल पेरेंट है, फीमेल का इसमें कोई भी रोल नहीं है। क्लियर? इसके बाद अगली जो थ्योरी थी वो थ्योरी थी हमारी एपिजेनेसिस। तो ये जो एपिजेनेसिस की थ्योरी थी, उस थ्योरी ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी को डिनाई किया, मतलब उसे पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया और क्लियरली कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, दोनों में से किसी में भी होमनक्यूल्स, मैं ये बताना भूल गई थी कि ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर जो स्पर्म में दिखाई दिया था वो इन साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया था होमनक्यूल्स। होमनक्यूल क्या नाम दिया था? होमनक्यूल नाम दिया था। तो क्या हुआ भाई, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को समझाया था कि क्या सोच लोगों की बन रही थी, 3 साइंटिस्ट के ग्रुप जो है वो डिवाइड हो रहे थे। एक जो फीमेल को डोमिनेटिंग मान रहे थे, एक जो मेल को डोमिनेटिंग मान रहे थे। मतलब जिनका कहना ये था कि मेल लाइफ को आगे बढ़ाता है और कुछ का कहना ये था कि नहीं, फीमेल लाइफ को आगे बढ़ाती है। और जो तीसरा ग्रुप था उसका कहना ये था कि मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफ को आगे बढ़ाने। क्लियर? तो क्या हुआ भाई, होमनक्यूल्स के बारे में जैसे ही साइंटिस्ट को पता चला तो जो मेल्स के साथ थे या मेल को डोमिनेट कर रहे थे वो उनका मानना ये था कि स्पर्म में होमनक्यूल्स है।
जो फीमेल को सुपीरियर बता रहे थे उनका मानना ये था कि नहीं, ह्यूमन क्यूज किसके पास है, फीमेल के एग में प्रेजेंट है। पर एग्जैक्टली जो अगली थ्योरी हमारी आई, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, वो थ्योरी हमें दी थी के.एफ. वोल्फ नाम के साइंटिस्ट ने। और के.एफ. वोल्फ ने कहा कि ये जो होमनक्यूल्स वाली कहानी है, ये जो मॉलिक्यूल है नहीं होता है। पहली बात उन्होंने कहा कि ये मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर मान लिया जाए कि ये मॉलिक्यूल होता भी है तो ना तो मेल के पास होता है और ना ही फीमेल के गैमीट में प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने ओवरऑल क्या कहा, इन्होंने जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उसको डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और बोला कि होमनक्यूल्स नाम का कोई मॉलिक्यूल मेल या फीमेल गैमीट दोनों में से किसी के पास नहीं होता है। तो फिर इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने बताया कि भाई मेल और फीमेल दोनों ही लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी बॉडी में कुछ पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, बोथ द पेरेंट, दोनों ही पेरेंट की बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद ये आपस में फ्यूज करते हैं और एक नई लाइफ को फॉर्म करते हैं। ये बताया के.एफ. वोल्फ ने। के.एफ. वोल्फ हालांकि ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि कौन से गैमीट, कौन से पार्टिकल, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बट उन्होंने ये क्लियरली कहा कि होमनक्यूल्स जैसा कोई भी पार्टिकल मेल या फीमेल गैमीट्स में प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ से एक जो कहानी चल रही थी कि भाई प्री फॉर्म्ड लाइफ जो है वो स्पर्म में होती है, वो खत्म हो चुकी थी। इसके बाद अगली थ्योरी लेकर आए मॉपर्ट्यूइस। मॉपर्ट्यूइस जिन्होंने थ्योरी दी पर्टिकुलेट थ्योरी। इनका कहना बड़ा अच्छा, इनका कहना था और यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस की बात की। बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ भाई, इनहेरिटेंस का मतलब आप जानते ही हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ऐसे कैरेक्टर जो हमें पिछली जनरेशन से मिलते हैं, दैट दीज आर इनहेरिटेंस। और बाईपेरेंटल, बाई का मतलब आप क्लियर हो भाई, इसे ये 2 है, पेरेंट का मतलब क्या हो गया भाई, पेरेंट्स हमारे। मतलब ये है कि भाई जो इनहेरिटेंस होता है, जो अपकमिंग जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो कैरेक्टर बाईपेरेंटल होते हैं। बाईपेरेंटल का मतलब मम्मी और पापा या मेल और फीमेल दोनों के ही कैरेक्टर जो हैं वो अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भाई बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट को सबके सामने रखा कि भाई मेल और फीमेल दोनों ही क्या करेंगे, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे और लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनका कहना यह था कि भाई मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट में कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं और एक नई लाइफ को जन्म देते हैं या एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। ऐसा कहा पर्टिकुलेट थ्योरी में मॉपर्ट्यूइस नाम के साइंटिस्ट ने। क्लियर? इसके बाद भाई इसी वे में एक और साइंटिस्ट आए जो कि एक बहुत इवोल्यूशन के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेमार्क। तो लेमार्क ने भी अपने व्यूज जो हैं वो इस फील्ड में रखे। उनका कहना ये था कि जो ऑर्गेनिज्म या कोई एक इंडिविजुअल जिन कैरेक्टर को एक्वायर्ड करता है, ठीक है, जिन कैरेक्टर को एक्वायर्ड करता है, वर्ड्स पर ध्यान देना भाई, मैं पहले से मिले हुए कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, जिन कैरेक्टर को वो इन्वायरमेंट के बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्वायर्ड करता है, वो कैरेक्टर वो अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है या इनहेरिट कर देता है। जिसको इन्होंने कई बार कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। इन्होंने जिराफ का एक एग्जाम्पल दिया, इन्होंने स्नेक का एक एग्जाम्पल दिया और कहा कि स्नेक ने अपने लेग्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जिसके कारण आगे आने वाली जनरेशंस में स्नेक के लेग्स हमें देखने को नहीं मिले और वो स्नेक क्रॉलिंग या रेंगना उसने शुरू कर दिया। जिराफ के बारे में उन्होंने बताया कि भाई जिराफ जो है वो एक बहुत छोटा एनिमल हुआ करता था जो केवल और केवल नीचे ग्राउंड पर जो ग्रास हुआ करती थी उसको खाने का काम करता था, लेकिन जैसे ही ग्राउंड की ग्रास खत्म हुई तो उन्होंने अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाना शुरू किया और पेड़ों पर नीचे लगी टहनियों से उसने खाना
हरी पत्तियों को खाना शुरू की। अब जब ये वाला लेवल भी खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी गर्दन को और स्ट्रेच करना शुरू किया, क्योंकि भाई अगर जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर? तो उन्होंने अपनी नेक को और थोड़ा सा स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ भाई, धीरे धीरे करके इनकी गर्दन जो है वो क्या होती चली गई भाई, लंबी होती चली गई। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो लामार्क ने बताया हमें, और लामार्क के बारे में हम बहुत डिटेल में अपकमिंग चैप्टर इवोल्यूशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ हम बहुत ज़्यादा इसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद जो हमारी अगली थ्योरी आती है वो है पैनजेनेसिस थ्योरी, जिसको देने वाले साइंटिस्ट थे बड़े फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ये जो साइंटिस्ट हैं भाई, इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है मेंडल की लाइफ में। क्यों है मेंडल की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल? जब हम मेंडल की थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी तब आप देखिएगा कि ऐसा क्या हुआ था डार्विन की वजह से कि मेंडल की थ्योरी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्लियर है? चलिए, तो चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था पैनजेनेसिस थ्योरी। पैनजेनेसिस थ्योरी क्या है? चार्ल्स डार्विन ने कहा कि भाई किसी एक ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर ऑर्गन से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। कुछ पार्टिकल्स पर ऑर्गन, हर ऑर्गन से कुछ पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, और उन पार्टिकल्स को इन्होंने गैम्यूल्स कहा। क्या कहा भाई? गैम्यूल्स। ठीक, कुछ गैम्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं हर एक ऑर्गन से। तो सबसे पहले ये जो गैम्यूल्स होते हैं या ये जो पार्टिकल होते हैं वो ब्लड में जाकर मिक्स होते हैं। ब्लड इन्हें पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक लेकर जाता है। वहाँ सारे के सारे ये जो पार्टिकल होते हैं वो उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इकट्ठे होते हैं। फिर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तो ये पार्टिकल जो है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और एक नई लाइफ का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? मतलब हर ऑर्गन से कुछ पार्टिकल्स जनरेट होंगे जिन्हें गैम्यूल्स कहा गया। ये गैम्यूल्स पहले ब्लड में जाकर इकट्ठे होते हैं, और ये ब्लड में जाने के बाद फिर कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं भाई? ये जाकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कॉन्सेंट्रेट इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद आफ्टर रिप्रोडक्शन ये ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में और एक नई लाइफ को फॉर्म करते हैं। तो भाई चार्ल्स डार्विन ने भी जेनेटिक्स में अपना रोल प्ले किया। हालांकि इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई बहुत सारे रीजंस के कारण, क्योंकि ये इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। क्लियर? इसके बाद इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जहाँ से ये शुरुआत हो चुकी थी, लोगों का ये विश्वास लोगों को होने लगा था कि हाँ भाई लाइफ को फॉर्म करना किसी ना किसी पर्टिकुलर पार्टिकल्स के कारण ही होता है जो दोनों ही पेरेंट की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो वो थ्योरी हमारी थी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म का क्या था भाई? जिसे दिया था वाइजमैन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया था भाई? वाइजमैन। तो भाई नाम में ही छुपा हुआ है वाइज, तो उन्होंने बड़ी अच्छी थ्योरी को दिया। तो वाइजमैन का कहना था कि हमारी बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल है सोमैटिक सेल और दूसरी सेल होती है जर्म सेल। ठीक है भाई, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। सोमैटिक सेल के लिए इन्होंने कहा कि ये जो सोमैटिक सेल्स होती हैं ये सेल्स फॉर्म करती हैं बॉडी को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करती हैं या फिर कहें बॉडी के ऑर्गन्स बनाने का काम करती हैं। और वहीं जो जर्म सेल्स होती हैं ये जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं रिप्रोडक्शन। किसमें पार्टिसिपेट करती हैं? रिप्रोडक्शन में। मतलब बॉडी को फॉर्म करने वाली सेल अलग है और रिप्रोडक्शन करने वाली सेल अलग है। तो जर्म सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं। इनसे इन्होंने ये भी बताया कि सोमैटिक सेल में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसे इन्होंने कहा सोमैटोप्लाज्म।
उसे इन्होंने सोमेटोप्लाज्म कहा। और जर्म सेल के पास होता है जर्म प्लाज्म। ठीक है, तो भाई सेल हम जानते हैं कि सेल्स के पास जो है एक फ्रूट लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो जो सोमेटिक सेल के पास होता है वो सोमेटोप्लाज्म हुआ, जर्म सेल के पास जो होता है वो कौन सा हो गया हमारा, जर्म प्लाज्म हो गया। ठीक है, अब ये जो जर्म प्लाज्म है, ये जो जर्म प्लाज्म है वो सोमेटोप्लाज्म बनाने की पूरी कैपेसिटी रखता है। जर्म प्लाज्म सोमेटोप्लाज्म बना सकता है, लेकिन सोमेटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म को फॉर्म नहीं कर सकता। 22 वर्षा कभी सही नहीं होगा, उल्टा आप सोचे कि सही हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इनका बाइजमैन के अकॉर्डिंग मानना ये था कि जर्म प्लाज्म के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो सोमेटोप्लाज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा कि भाई दो टाइप की सेल हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल बॉडी या बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने का काम करती हैं, और जो जर्म सेल्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो रिप्रोडक्शन करने वाली सेल्स अलग हैं बिल्कुल, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही अलग अलग गैमीट्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं। आज हमें पता है कि मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है और फीमेल में एग्स का प्रोडक्शन होता है। तो वो तो हमारी हो गई जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। और जो सोमेटिक सेल है वो बॉडी के डिफरेंट जैसे हार्ट है, बोन है, लंग्स हैं, इन सब चीजों को फॉर्म करने का काम करती हैं। तो सोमेटिक सेल हमेशा, भाई सेल डिवीजन आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो सोमेटिक सेल जो है वो हमेशा माइटोटिक डिवीजन करती है। कौन सा डिवीजन करेगी? माइटोटिक डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो कभी बदलता नहीं है। मतलब सेम आइडेंटिकल कॉपीज, जो डॉटर सेल होंगी वो अपनी मदर सेल की आइडेंटिकल कॉपीज होंगी। तो ये जो सोमेटिक सेल हैं ये हमेशा डिवीजन के बाद आइडेंटिकल कॉपीज बनाती हैं। और जो जर्म सेल होती हैं इनमें मियोसिस होता है। कौन सा सेल डिवीजन? मियोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 से हो जाता है 23 और सेल्स बनती हैं 4 डॉटर सेल जो है वो फॉर्म होती हैं। तो जो क्रोमोसोम नंबर हम 46 लेकर चले थे वो क्रोमोसोम नंबर 23 रह जाता है। भाई इसके पीछे लॉजिकल रीजन है क्यों 23 रह जाता है। भाई रहना जरूरी भी है। क्यों रह जाता है? क्योंकि भाई मेल की बॉडी से आएगा स्पर्म, फीमेल की बॉडी से आएगा एग। ठीक है भाई, तो स्पर्म आया, एक सेल ये आई, एक सेल ये आई, इन दोनों का हुआ फ्यूजन होने के बाद एक कॉमन सेल बनती है जिसे हम जायगोट कहते हैं। तो आप खुद सोचिए, 23 क्रोमोसोम ये लेकर आया था, 23 क्रोमोसोम ये लेकर आया था, दोनों आपस में फ्यूज हुए, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। और एक नॉर्मल सेल के पास 46 ही तो होते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ आप इसको दूसरा देखिए, अगर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आधा ना किया जाए, आइडेंटिकल कॉपीज बनती, तो ये 46 लेकर आता, ये भी 46 लेकर आता, टोटल कितना होता भाई? बताओ फटाफट, कितना होगा टोटल? जो कि एक नॉर्मल सेल के पास नहीं होता है। फिर ये नॉर्मल जायगोटिक सेल होती कैसे? इसीलिए क्या किया गया भाई, जो जर्म प्लाज्म होती हैं उनमें हमेशा कैसा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा किया जाता है, क्योंकि आगे चलकर दो सेल आपस में फ्यूज होंगे और एक नॉर्मल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि लाइफ को फॉर्म करने के लिए दोनों ही पेरेंट जो है वो इक्वली जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। जितना मेल इम्पोर्टेंट है उतना ही फीमेल का कंट्रीब्यूशन रहता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो शायद मेल से ज़्यादा फीमेल की बॉडी ज़्यादा सफ़र करती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मेल केवल स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है। एक फीमेल की बॉडी को इस पूरे जायगोट से फिर एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से फीटस का फॉर्मेशन होना, ये पूरे 9 मंथ की एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जो पूरी की पूरी फीमेल की बॉडी में ही कंप्लीट होती है। क्लियर? ठीक है, फीमेल एक इंक्यूबेटर की तरह काम करती है, लेकिन एक इनर्ट मास नहीं है। क्लियर? एक इनर्ट मास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई फीमेल जो भी
जो भी फीमेल कंज्यूम करती है उसका सीधा असर जो है, जो उसके वॉर्म में जो नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है या फॉर्म हो रहा है उस पर सीधा सीधा पड़ता है। क्लियर? तो फीमेल एंड मेल दोनों ही इक्वली, दोनों ही बराबर नई लाइफ को फॉर्म करते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं कि भाई यहाँ तक हमारी जो है जितनी भी एंशिएंट थ्योरीज थी उनको, उनमें से कुछ थ्योरीज को मैंने आप लोग को समझाया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भाई अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, हम जेनेटिक्स की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स की, कि ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, जेनेटिक्स के पिता कहे जाने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल की थोड़ी सी हम कहानी सुनेंगे कि वो यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे। और ये हम जानते हैं कि हम जब भी जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मेंडल का नाम लिए बिना या मेंडल के उन 3 लॉज को स्टडी किए बिना ये जेनेटिक्स शुरू हो ही नहीं सकती है। तो ये यहाँ तक, या इतने फेमस साइंटिस्ट कैसे बने, तो उनके हम थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, एग्जैक्टली इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं था। ये जो ग्रेगर वर्ड है वो एक टाइटल है जो इन्हें बाद में मिला था। इनका नाम जॉन मेंडल ही था, जो एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली में इनका जन्म जो है वो 22 जुलाई 1822 में हुआ था, चेकोस्लोवाकिया में। ठीक, बहुत एक छोटी सी ऑर्डिनरी फैमिली, ना ही बहुत ज़्यादा रिच थे, और आई कैन से कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं थी। तो इनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ। ठीक, एक नॉर्मल फैमिली में। ठीक है भाई, अब इनका जो बैकग्राउंड था वो किसी भी साइंटिफिक फील्ड से नहीं था, ना ही इनके फादर किसी साइंटिफिक फील्ड से बिलोंग किया करते थे। तो साइंटिस्ट वाली लाइन से इनका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें टीचर बनने का बड़ा शौक था। ये एक अच्छा टीचर बनना चाहते थे। हालांकि एक बहुत अच्छे टीचर नहीं बन पाए, लेकिन इन्हें मैथ्स की, स्टैटिक्स की, प्रोबेबिलिटी की, इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। यही पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी और मैथ्स को एक साथ मिक्स किया था। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों में इनका बड़ा विश्वास मतलब इन्हें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आया करती थी। क्लियर? तो क्या हुआ भाई, इनके मैथ्स और साइंस की इतनी इंटरेस्ट को देखते हुए क्या किया गया, इन्हें जो है वो स्टडी करने के लिए वियना भेजा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में भेजा गया। चलिए भाई, 2 साल वो वहाँ स्पेंड करते हैं, अपनी स्टडी को पूरा कंप्लीट करते हैं और वापस लौटकर ब्रुन सोसाइटी में वापस लौटकर आते हैं। आने के बाद इन्होंने एक चर्च ज्वाइन किया और उस चर्च में इन्होंने एक मॉन्क की तरह काम करना शुरू कर दिया। भाई उनका शौक था पढ़ाना, तो वही काम उन्होंने शुरू किया। वहाँ के लोगों ने देखा भाई इसके साथ साथ जॉन को या जॉन मेंडल को बड़ा शौक था, प्लांट से भी बड़ा लगाव था। ये प्लांट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इन सब चीज़ों में भी इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इस इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ जो चर्च वाले लोग थे उन्होंने इन्हें एक एडिशनल काम दिया। वो एडिशनल वर्क क्या था, उन्हें एक बहुत बड़ी फील्ड प्रोवाइड की गई और कहा गया कि इस फील्ड पर आपको वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, सब्जियां उगानी है चर्च में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है भाई, मेंडल को पसंद थी गार्डनिंग, प्लांटिंग, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और उन्होंने खुशी खुशी इस काम को एक्सेप्ट किया। और उन्हें एक बहुत बड़ी फील्ड, एक बहुत बड़ा खेत जो है वो उन्हें मिला, जहाँ पर उन्हें ये सारी सब्जियों को ग्रो करने का काम करना था। अब भाई मेंडल की किस्मत कहो या मेंडल का कह सकते हैं कि उसका बहुत अच्छा समय चल रहा था, तो उन्होंने अपने साइंटिफिक वर्क के लिए जिस प्लांट का सिलेक्शन किया वो था गार्डन पी प्लांट। ठीक है, एक सिंपल मटर का पौधा। अब पता नहीं उन्होंने इस प्लांट को ही क्यों डिसाइड किया या इसी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, पर ये जो उनका सिलेक्शन था वो एक बहुत ही वाइज सिलेक्शन था, एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन था, जिसके कारण उनके रिजल्ट्स जो हैं वो परफेक्ट रिजल्ट्स आए। क्लियर? और शायद इसीलिए ही उन्हें जेनेटिक्स का पिता भी कहा गया।
ठीक है भाई। तो क्या हुआ, इन्होंने उस बड़े से खेत में पी प्लांट या मटर की खेती करना शुरू किया और इन्होंने लगभग मतलब अपना जो एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक काम जो शुरू किया था वो 1856 से शुरू किया, जो कि लगभग 1863 तक चलता रहा। मतलब 1856 से शुरुआत हुई और 1863 तक ये वर्क जो है वो कंटिन्यू इन्होंने किया। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ के 7 साल जो हैं वो इस पूरी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी को दे दिए थे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे। और कह सकते हैं कि उन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे जिन्हें जीते जी साइंटिस्ट का दर्जा कभी भी नहीं मिला। इन्हें जीते जी कभी साइंटिस्ट नहीं कहा गया, इनकी रिसर्च को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली, तो बेचारे हमेशा थोड़ा सा डिप्रेस्ड मोड में रहा करते थे कि मैंने अपने 7 साल जो है वो इस वर्क को दे दिए, लेकिन वो वर्क किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने सुना भी नहीं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके दिमाग में ऑलवेज चलती रहती। चलिए भाई, 7 साल कंप्लीट होते हैं, इनकी रिसर्च वर्क कंप्लीट हुई। इन्होंने क्या किया भाई, 1865 में अपने रिजल्ट्स को खुद अपने हाथों से लिखकर जर्मन लैंग्वेज में एक पेपर जो है वो पब्लिश करवाया। ठीक है, पेपर हैंड रिटन पेपर था, लैंग्वेज जर्मन थी भाई। उस समय पर ज़्यादा टाइपिंग वाइपिंग ये सारी चीज़ें नहीं चला करती थी, तो उन्होंने अपने ही हाथों से लिखा हुआ पेपर सारे रिजल्ट्स को कलेक्ट किया, फाइल किया और फिर उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन नाम की मैगजीन में इसे क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। चलिए भाई, मैगजीन में पब्लिश हुआ। पब्लिश होने के बाद कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जिस साइंटिस्ट ने इनकी इस रिसर्च वर्क को इम्पोर्टेंस दी हो। किसी भी साइंटिस्ट ने इनकी इस रिसर्च वर्क को इम्पोर्टेंस नहीं दी, किसी ने भी अच्छा नहीं कहा कि हाँ भाई एक बहुत अच्छे रिसर्च काम किया गया है जेनेटिक्स की फील्ड में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। फिर इन्होंने 7 साल जो कंट्रीब्यूट किए थे वो 7 साल तो उन्होंने अपनी रिसर्च को दिए ही थे, लेकिन अपनी रिसर्च को फिर इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया और अपनी बाकी की बची हुई लाइफ को, जितनी भी लाइफ बची थी उनकी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चर्च को डोनेट की और एक मॉन्क की तरह, एक पादरी की तरह अपना पूरा लाइफ निकाल दिया। अगर उस समय पर उनकी रिसर्च वर्क को, अगर उस समय पर या 18वीं सेंचुरी में उनकी रिसर्च वर्क को इम्पोर्टेंस दी गई होती तो शायद जेनेटिक्स में हम 1-2 स्टेप आगे होते या हमें और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो है वो शायद मेंडल हमें दे पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी जितनी भी साइंटिफिक वर्क था उसको किसी ने भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन इस बीच भाई सीधी सी बात है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जैसी 18वीं सेंचुरी खत्म होती है 19वीं सेंचुरी शुरू हुई। 1900 में 3 इंडिविजुअल साइंटिस्ट आते हैं। 3 इंडिविजुअल साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क। ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, मेंडल के जो रिसर्च पेपर था उसको दोबारा से रीडिस्कवर किया, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा किया और उन्हें सेम रिजल्ट्स मिले। और उन्होंने मेंडल की इस डिस्कवरी को दोबारा से लोगों के सामने लेकर आए और उन्होंने एक नया पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था कि मेंडल की थ्योरी को पहले क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस तरीके से उन्होंने मेंडल की थ्योरी को फिर से लोगों के सामने लाया, लोगों के सामने आई ये थ्योरी, तब लोगों ने इस चीज़ को रिसीव किया कि भाई ये डिस्कवरी तो 18वीं सेंचुरी में ही हो चुकी थी। और तब से जेनेटिक्स का जो पिता कहा गया वो जॉन मेंडल को ही कहा गया। अब ये ग्रेगर वर्ड जो है या ये जो टाइटल है वो इन्हें चर्च से मिला था, जो इनके ऑनर में इन्हें दिया गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, इस तरीके से इनका पूरा नाम बना था। क्लियर? तो इन्हें ओवरऑल क्या एक अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि शायद उनकी किस्मत में था नहीं कि वो एक साइंटिफिक, इस साइंस वाली फील्ड को कभी फील कर पाए या साइंटिस्ट वर्ड को अपने लिए साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल सुनते हुए देख पाए। तो उनकी डेथ के बाद 19वीं सेंचुरी में रीडिस्कवरी के बाद उन्हें इतना बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा फेमस और एक पूरी साइंस की ब्रांच का फादर बना दिया गया। तो आज की डेट में जेनेटिक्स पढ़ना है,
ग्रेगर जॉन मेंडल के बिना ये जेनेटिक्स कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो भाई वही बात कि मेहनत करोगे, मेहनत का फल जरूर मिलता है, पहले ना सही लेकिन बाद में ज़रूर मिलेगा। मतलब मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है। तो इसी तरीके से जैसे मेंडल ने अपने 7 साल दिए थे, तो आप भी अपने कम से कम 2 सालों को इस बायोलॉजी को पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कीजिए, जिससे आपके नाम के आगे भी साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर का नाम, तो डॉक्टर जो है वो एटलीस्ट जुड़ना चाहिए। पढ़ते रहिए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।